हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएम एकेडमी। आज हम हमारी क्लास 11 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 द 3 ऑर्डर्स। इसके अंदर हम 3 ऑर्डर्स या 3 क्लासेस के बारे में बात करने वाले हैं जो यूरोप के अंदर थी। वेस्टर्न यूरोप के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, 9 से लेकर 16 सेंचुरी तक। इसी बीच में क्या हुआ था, फॉल ऑफ रोमन एम्पायर हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जर्मनिक ट्राइब्स आ गए थे यहाँ पे। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसके अराउंड था, लैंड कंट्रोल था, क्योंकि फेड्यूल सिस्टम था उस टाइम। फेड्यूल सिस्टम बेसिकली लैंड लॉर्डिंग सिस्टम होते हैं जिसके अंदर रोमन ट्रेडिशंस एंड जर्मन कस्टम्स दोनों मिलाया कर हुए थे। क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा फैल गई थी, क्योंकि हमने पढ़ा था जब रोमन एम्पायर का कोलैप्स हुआ था ना लेट एंटिक्विटी में, तो क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया गया था कॉन्स्टेंटाइन ने, और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होनी शुरू हो गई थी। जो चर्च है वो एक डोमिनेंट लैंड ओनर बन गया था और एक बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पावर आ गई थी उसके पास। सोसाइटी को 3 मेन ग्रुप्स में बांट दिया गया था, क्रिश्चियन प्रीस्ट, लैंड ओनिंग नोबल्स और पीजेंट्स। यानी सबसे पहले तो हम क्लर्जी की बात कर रहे हैं, उसके बाद नोबिलिटी और फिर कॉमन यानी पीजेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्या बहुत सारी चीज़ें हुई थी, और जो हिस्टोरियंस को मिले हैं रिकॉर्ड्स, वो कैसे मिले, डॉक्यूमेंट से, लैंड रिकॉर्ड्स और चर्च के बहुत सारे आर्चिव से। एक मार्क ब्लॉक एक हिस्टोरियन है, उसने ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया था यहाँ पे। तो ब्लॉक ने ना बहुत सारे काम किए, फेड्यूल सोसाइटी, यूरोपियन लाइफ को उन्होंने बहुत ज़्यादा बताया 900 से 1300 तक। ब्लॉक को है ना नाजी ने एग्जीक्यूट कर दिया था वर्ल्ड वार 2 के टाइम, पर उन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए हिस्टोरिकल स्टडीज़ में। अब हमारे चैप्टर की शुरुआत करते हैं, इंट्रोडक्शन टू फेड्यूलिज्म। फेड्यूलिज्म, आखिर ये फेड्यूलिज्म क्या है? तो फेड्यूलिज्म आया है जर्मन वर्ड फ्यूड, जिसका मतलब होता है पीस ऑफ लैंड, और ये डिस्क्राइब करता था इकोनॉमिकल, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल सारे रिलेशंस को यूरोप के अंदर। इसको बेसिकली आप लैंड लॉर्डिंग सिस्टम कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर एक लैंड लॉर्ड होता था जिसको हम बोलते हैं लॉर्ड, और वो पूरे सारे पीसेंट्स को कंट्रोल करता था। बट फर्क क्या होता था कि ये उनकी इकोनॉमिकल, लीगल, पॉलिटिकल और सोशल इन सारी लाइफ पर कंट्रोल करेगा। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट की बात करें तो ये इसको क्या बोलते हैं, लॉर्ड और पीजेंट्स के बीच का रिलेशनशिप। पीजेंट्स लैंड यूज करते थे और जो लॉर्ड था वो क्या करता था, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। पीजेंट्स लेबर सर्विस देंगे लॉर्ड्स को, और जो लॉर्ड है उसके पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा, वो जुडिशली भी कंट्रोल करेगा पीजेंट्स को, उन्हें गवर्न भी करेगा, और उनके लाइफ पर भी उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा। फेड्यूलिज्म एक स्टैब्लिश्ड वे था लिविंग का। फ्रेंच किंग चार्लेमेंगे की बात करें तो उस टाइम पे बहुत कॉमन था और वाइड स्प्रेड था। जो गॉल है, जिसको अभी हम फ्रांस के नाम से जानते हैं, हाँ फ्रांस का नाम गॉल था पहले, और ये इसका नाम फ्रांस कैसे बना, जब फ्रैंक्स एक जर्मनिक ट्राइब है वो फ्रांस के ऊपर आए तो उन्होंने क्या बना दिया उस गॉल को फ्रांस। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे कोस्ट लाइन्स हैं, माउंटेन रेंजेस, लॉन्ग रिवर्स, डेंस फॉरेस्ट और फर्टाइल लैंड्स है। 800 के अंदर किंग चार्लेमेंगे ने, जिसको हम बोलते हैं होली रोमन एम्परर, उसने क्या किया था, चर्च को बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई थी। आइलैंड है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के अंदर, जिसको कॉन्कर किया था ड्यूक ऑफ नॉर्मांडी, जो एक फ्रेंच प्रोविंस है। जो इसकी वजह से क्या हुआ था, इंग्लैंड और फ्रेंच के अंदर है ना बहुत ज़्यादा कनेक्शन स्थापित हो गया था। द 3 ऑर्डर्स ऑफ सोसाइटी। अब हम बात करेंगे 3 ऑर्डर्स, मतलब जिसके ऊपर चैप्टर बेस्ड है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑर्डर द क्लर्जी। क्लर्जी यानी कि जो चर्च के अंदर जो पाठ पूजा करे। तो चर्च उस टाइम पे क्या था, एक बहुत पावरफुल और एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन था, यानी जो गवर्नमेंट है या फिर उसका कोई कंट्रोल नहीं होगा, जबकि चर्च बहुत कुछ कर सकता था, यानी चर्च के पास बहुत ज़्यादा पावर थी। तो यहाँ पे उस टाइम क्या था, मोनार्की थी, यानी कि राजाओं का सिस्टम था। बट वो चर्च को, जैसे हमारे यहाँ पे क्षत्रिय था ना, तो वैसे ही वहाँ पे राजा थे, मोनार्की थी, और चर्च यानी कि ब्राह्मण्स को आप कंपेयर कर सकते हो ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। और इसके अंदर जो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी होगी ना, वो था पोप, ठीक है, जो बिशप्स और प्रीस्ट। अब बिशप यानी कि जो सीनियर मेंबर है क्लर्की का, और प्रीस्ट यानी जो पाठ पूजा करने वाले लोग हैं।
हर एक विलेज के अंदर चर्च होगा जहाँ पे लोग आएंगे, प्रे करेंगे, और संडे एक स्पेशल दिन होगा जहाँ पे लोग हमेशा प्रे करते हैं। मतलब उस दिन सारे लोग आपस में कलेक्ट होंगे और उस दिन कोई काम नहीं होगा, इसलिए हम बोलते हैं संडे छुट्टी का दिन होता है, क्योंकि हम किसके हिसाब से चल रहा है, जॉर्जियन कैलेंडर। अब जो प्रीस्ट होता है ना, वो लोकल रिलीजियस लीडर्स होते हैं, ताकि वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और लोगों को ऐसे धार्मिक चीज़ों के बारे में बताते हैं, उन्हें आकर्षित करते हैं कि धार्मिक धर्म को मानो। बट इसके अंदर एक चीज़ क्या थी कि जो वुमेन है या फिर जो पीजेंट्स हैं या फिर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है ना, वो प्रीस्ट नहीं बन सकते। प्रीस्ट सिर्फ कौन बन सकते हैं, मैन बन सकता है। वो भी उसके अंदर शर्त क्या है कि उन्हें ना कोई फिजिकल हैंडीकैप कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम तंदुरुस्त होना चाहिए। तो प्रीस्ट क्या थे, अनमैरिड थे, यानी कि वो कभी भी शादी नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ चर्च को डिवोट करके रखी थी। चर्च का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। अब जैसे आपने पढ़ा था कि जो चर्च है वो टैक्स कलेक्ट करता था, उसको हम बोलते हैं टीथेस, जो 1/10 था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। इसके अंदर जो वेल्दी लोग है ना, वो एंडोमेंट्स भी देते थे ताकि वो स्पिरिचुअल बेनिफिट ले सके। रिलीजियस सेरेमनीज भी थी, जिसके अंदर जो चर्च है वो काफ़ी हद तक फेड्यूल प्रैक्टिसेस को कॉपी करता था, क्योंकि फेड्यूलिज्म में क्या था कि है ना, जो लॉर्ड है यानी कि जो लैंड ओनर है उसके सामने आप क्या करोगे, नील करोगे। वैसे ही गॉड के सामने भी आपको क्या करना है, नील करना है, और गॉड को आप क्या बोलोगे, लॉर्ड। जैसे कि फेड्यूलिज्म में जो लैंड ओनर है उसको हम क्या बोलेंगे, लॉर्ड। जो एक तो था प्रीस्ट, जो सोसाइटी से काफी घिरा हुआ था। मॉन्क्स दूसरी तरफ क्या थे, एकदम ही आइसोलेटेड लाइफ जीते थे, यानी कि उसके अंदर उन्हें कोई छेड़छाड़ी कुछ नहीं करना। कई बार तो ऐसा होता था उन्हें बोलने की इजाजत नहीं थी। तो मॉन्क्स के अंदर आप नन, जो वुमेन है वो भी आ सकती है, उन्हें बोलते हैं नन्स। वो क्या थे, कहाँ रहते थे, मोनास्ट्री में, मोनास्ट्री या अबेस। जो मोनास्ट्री है वो ग्रीक वर्ड मोनोस से बना है, जिसका मतलब होता है अलोन। अबे या एक साइरिक वर्ड अबा से मतलब है, जिसका मतलब होता है फादर। तो या तो वो अबेस में रहेंगे या मोनास्ट्री में रहेंगे। दो फेमस मोनास्ट्रीज भी है, सेंट बेनेडिक्टिन मोनास्ट्री जो इटली के अंदर है, 529 BC में फाउंड की गई थी, और क्लनी अबे जो बर्गंडी में है, 910 के अंदर हुआ था ये फाउंडेड। तो इसके अंदर क्या था, वो शादी कभी नहीं करेंगे और एकदम उसे पूजा पाठ में ध्यान रहेंगे। और ये आर्ट एंड कल्चर की तरफ बहुत ज़्यादा इनका डेवलपमेंट भी हुआ और इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी दिया। जो अबीस हिंडलबर्ग है अबिंगन का, वो एक रिनाउंड म्यूजिशियन था और कंपोजर भी था। अब ये क्या थे, एक जगह पे रहते थे, मोनास्ट्री अबे में, मतलब उस जगह फिक्स है, वहीं पे रहेंगे और बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीते थे। जबकि इनके अंदर एक और ग्रुप था जो था फ्रायर्स का, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे ताकि लोगों को धार्मिक चीज़ों के बारे में बता सके, प्रीच कर सके धर्म को, और साथ में क्या करते थे, वो चैरिटी पर जीते थे। बहुत सारे लोगों को इनको लेकर बहुत सारी अनसर्टेनिटीज थी और बहुत लोग इनको क्रिटिसाइज भी करते थे। जैसे इंग्लैंड के अंदर जो मॉन्क्स की लाइफस्टाइल है ना, उसको बोला गया था कि यार बहुत लग्जूरियस है। लैंगलैंड्स पोएम के अंदर ये बोला गया था बहुत ज़्यादा लग्जूरियस है, और जो प्लगमैन है या जो फार्मर है उसका सिंपल फेथ इनसे काफ़ी ज़्यादा है। कैडबरी टेल्स के अंदर कॉमिक पोर्ट्रेट्स बनाई थी मॉन्क्स और नन की, जिसके अंदर उनको हाईलाइट किया था ये हिपोक्रेट है। अब हम पढ़ेंगे बेनेडिक्टाइन मोनेस्ट्री के बारे में। इसके अंदर 73 चैप्टर्स थे जो मॉन्क्स को फॉलो करने, जिसके अंदर चैप्टर 6 के अंदर बोला गया था कि परमिशन टू स्पीक बहुत ही कम ग्रांट की गई थी, यानी कि उन्हें बोलने की इजाज़त तक नहीं है। चैप्टर 7 की ह्यूमिलिटी बहुत ज़्यादा असेंशियल है और एकदम आपको हर चीज़ माननी ही पड़ेगी। चैप्टर 33 इनके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। चैप्टर 47 इन्हें ना हमेशा कोई ना कोई काम दिया जाता था या फिर कुछ पढ़ने के लिए दिया जाता था, फ्री नहीं बैठ सकते। चैप्टर 48 मोनास्ट्री के अंदर सब कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो बाहर जाकर उन्हें लेना पड़े। कुछ ओल्ड बिलीव्स भी थे, क्योंकि जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी आई ना, उसने क्या किया था, जो ओल्ड फेस्टिवल्स है उन्हें हटा दिया था। क्रिसमस है जो 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है ना, उसने ओल्ड विंटर फेस्टिवल को हटा दिया था। जो ईस्टर है, जो जब क्रिस्ट वापस जिंदा हुआ था उस टाइम को हम बोलते हैं, उस डे को हम बोलते हैं, उसके अंदर क्या था, एक स्प्रिंग सेलिब्रेशन साथ में आता है, तो इसकी कोई फिक्स डेट नहीं थी। जो विलेजेस है वो पैरिश के अंदर ऑर्गेनाइज थे। इसके अंदर क्या था, एक लोकल प्रीस्ट होता है और उसके गाइडेंस के अंदर पूरे विलेजेस होते थे।
ट्रेडिशनली क्या होता था, जब सेलिब्रेशंस होते थे या कोई फेस्टिवल होता था तो लोग क्या करते थे, पूरे उस एरिया को टूर करते थे और कम्युनिटी और रिलीजियस सेलिब्रेट करते थे। हॉलीडेज भी होते थे जिसको हम बोलते थे होली डेज। तो ये क्या थे, ये एक हॉलीडे थे जिसको हम हॉलीडे बनाकर छुट्टी मनाते हैं। ये उस टाइम पे क्या थे, होली डेज थे, यानी पूजा पाठ का एक दिन था जिस दिन आपको भगवान से प्रे करना है। बट इसका मेजर पार्ट किस में होता था, फीस्टिंग में, सेलिब्रेशन में। और लोग क्या करते थे, डेली लेबर से छुट्टी पाने के लिए बहुत वेट करते थे इनका। सेकेंड ऑर्डर नोबिलिटी। तो नोबल्स क्या करते थे, पूरा एरिया कवर करते थे, मतलब पूरा एरिया कंट्रोल करेंगे लैंड का, वो ही मेन रूलर्स होते थे। जैसे तो लैंड था ना, वो एक वेसलेज प्रैक्टिस की वजह से क्या होता, उनके पास आ गया था। अब वेसलेज एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या था, एक म्यूचुअल लॉयल्टी होती है और पीजेंट्स नोबल्स के प्रति क्या होंगे, लॉयल होंगे और उनकी सेवा करेंगे। तो जो वेसल्स है उसको हम बेसिकली बोल सकते हैं असेट्स, या फिर जो उनका कहना माने। तो पीजेंट्स थे वेसल नोबल्स के, और उसके रिटर्न में उन्हें क्या मिलता था, उन्हें लैंड मिलता था जिसमें वो अपना काम कर सके, और उसको प्रोटेक्ट करेगा कौन, नोबल। अब नोबल्स थे वेसल किंग के। नोबल्स क्या बोलते थे कि मैं आपकी तरफ लॉयल हूँ और मैं आपको मिलिट्री सपोर्ट दूंगा। लॉर्ड हम बहुत बार यूज करते हैं, बट इसका मतलब क्या है, तो लॉर्ड का मतलब होता है जो हमें ब्रेड यानी जो हमें खाने के लिए दें। तो नोबल्स की यहाँ पे ड्यूटी क्या थी कि वो वेसल्स को प्रोटेक्ट करें, यानी पीजेंट्स को प्रोटेक्ट करें। इसके अंदर एक सेरेमनी होती थी जिसके अंदर वो जो पीजेंट्स हैं या जो वेसल्स हैं वो अपने लॉयल्टी दिखाने के लिए यानी एक सिंबल लेते थे। भले वो मिट्टी का एक रेत का ढल्ला ही हो, पर वो उसको लेते थे एक सिंबल बताने के लिए, और नोबल्स की तरफ नील करके बोलते थे कि मैं आपके प्रति लॉयल हूँ। नोबल्स के पास बहुत ज्यादा कंट्रोल था ईस्ट स्टेट का, और वो अपनी खुद की आर्मी भी बना सकते थे जिन्हें फेड्यूअल लीव्स बोलते हैं। वो अपना खुद का कोड चलाते थे जस्टिस का, और उनकी खुद की करेंसी भी प्रिंट कर सकते थे। और जो रेजिडेंट्स है वो मैनर्स के अंदर रहेंगे, और उनके पास प्राइवेट लैंड होगा जिसके ऊपर कौन काम करेगा, पीजेंट्स, जो फुट सोल्जर की तरह भी सर्व करेंगे जब जरूरत हो। अब मैनरियल ईस्ट स्टेट में क्या होगा, एकदम सेल्फ सफिशिएंट होगा, यानी उसके अंदर क्या होगा, जो जरूरतमंद चीजें हैं वो ऑलमोस्ट रहेगी उसके अंदर। हाँ, पर कुछ चीजें हैं जो बाहर से मंगानी पड़ सकती है, क्योंकि यूरोप के अंदर बहुत सी चीजें नहीं थी। सॉल्ट, माइलस्टोन हो गया, मेटल वेयर हो गया, इनको बाहर से मंगाना पड़ सकता है। ये कासल होता है मैनर जो डिफेंस के लिए, और चर्च भी होता है इसके अंदर जो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए यूज किया जाता है। कुल मिलाकर यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें होती है। जो यहाँ पे जो औरतें हैं वो क्या करेगी, फैब्रिक वूव करेगी, और जो चिल्ड्रंस हैं वो क्या करेंगे, वाइन प्रेसेस के अंदर काम करेंगे। नाइट्स की बात करें तो जैसे जैसे वारफेयर थोड़ा बढ़ रहा था ना, तो एक वजह से क्या हो रहा था, इसके अंदर कैवलरी यानी जो घुड़सवार होते हैं ना, उनकी बहुत ज्यादा नीड आने लगी थी। तो इसकी वजह से एक डिस्टिंक्ट क्लास आनी डेवलप होनी शुरू हो गई जिसका नाम था नाइट्स। तो लॉर्ड्स क्या देंगे, ने एक लैंड का पीस देंगे जिसको फिफ बोलते हैं, जो है ना एक जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हें मिल जाएगा। और इन एक्सचेंज इन्हें क्या देना है, मिलिट्री सर्विस देंगे। तो इसके लिए एक फी भी पे करेंगे नाइट्स लॉर्ड को, और उनके लिए फाइट करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हाँ, ये बहुत सारे लॉर्ड्स को सर्व भी कर सकते हैं एक साथ, बट जो सबसे ज्यादा लॉयल होंगे नहीं है, ये उनके सबसे पहले लॉर्ड के लिए होंगे, और ये डेली ट्रेन करते थे अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे एंटरटेनमेंट का भी बहुत एक जरिया होता था, मिनिस्ट्रल्स। जो मिनिस्ट्रल्स हैं वो मैनर टू मैनर ट्रैवल करेंगे, स्टोरीज सुनाएंगे और एंटरटेन करेंगे, और वहाँ पे एक मिनिस्ट्रल्स गैलरी होती थी जो बड़े बड़े हॉल्स में होती थी। थर्ड ऑर्डर की बात करें जो पीजेंट्री है। अब जो पीजेंट्री होती थी वो दो तरह की होती थी। एक होता था फ्री पीजेंट्स, जो या तो खुद का लैंड होगा या रेंट लेगा लैंड की, वो अपने लैंड पर और लॉर्ड के लैंड पर दोनों पे काम करेगा और मिलिट्री सर्विस भी प्रोवाइड करेगा। उसको या उसकी फैमिली को 3 से ज्यादा डेज लॉर्ड के लिए काम करने के लिए रखने होंगे, जिसको हम बोलते हैं लेबर रेंट, जिसका सारा जो रेंट है ना वो किसके पास जाएगा, लॉर्ड के पास। और एक डायरेक्ट टैक्स देगा किंग को, जिसको बोलते हैं टेली। दूसरी कैटेगरी होती थी सर्व्स की, जो अपने लैंड पर काम नहीं करते, वो लॉर्ड के लैंड पर काम करते हैं, और उसका सारा ऑलमोस्ट लॉर्ड के पास ही जाएगा, सिर्फ कुछ प्रपोर्शन उन्हें मिलेगा। वो जितना भी प्रोड्यूस है ना वो लॉर्ड का ही होता है बेसिकली, और उन्हें थोड़ा बहुत दिया जाता है।
उनके कोई वेजेस वगैरह कुछ नहीं होते, और उन्हें हर चीज़ के लिए, भले उनकी पर्सनल लाइफ है उसके लिए भी उन्हें परमिशन लेनी होगी लॉर्ड की। अगर उन्हें वहाँ पे मैनर छोड़ के जाना है तब भी उन्हें परमिशन लेनी होगी। वो जितनी भी चीज़ें यूज़ करेंगे वो लॉर्ड्स की यूज़ करेंगे, चाहे वो उनकी मेल हो, उनका ओवन हो या उनकी वाइन प्रेस हो। लॉर्ड इतना भी डिसाइड कर सकता है कि वो शादी किसे करेगा और अपनी विशेष उसे देगा या नहीं देगा, उसको भी लॉर्ड ही डिसाइड करेगा। इंग्लैंड का भी नाम पहले इंग्लैंड नहीं था, तो इंग्लैंड नाम बना एंगललैंड से। जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ, जो विलियम है वो ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी था, जिसने इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके एंग्लो सेक्शन किंग को डिफीट किया, और उसने जो लैंड है वो 180 नॉर्मन नोबल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसको बोलते हैं चीफ टेनेंट्स। तो नोबल्स को हम उन्हें क्या देना पड़ता है, मिलिट्री सर्विस देनी पड़ेगी किंग को। कैसे, वो सप्लाई करेंगे नाइट्स को, और नाइट्स है ना उनके पर्सनल यूज के लिए नहीं यूज किए जा सकते। और इसकी वजह से जो फ्रांस था और इंग्लैंड था वो वार के अंदर आ गया था, क्योंकि टेरिटरी और पावर का बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। अब बहुत सारी चीज़ें जो सोशल और इकोनॉमिकल रिलेशंस को अफेक्ट भी कर रही थी। अब हर चीज़ इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसे एनवायरमेंटल चैलेंजेस आ रहे थे। तो पहले क्या था, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रहा था यूरोप का, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर लैंड बहुत कम था, और लोग जो पीजेंट्स थे वो लॉर्ड से बचने के लिए करते थे, फॉरेस्ट के अंदर छुप जाते थे। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सीजन बहुत कम होता था। 11वीं सेंचुरी से ही यूरोप के अंदर थोड़ा वार्म फेज आना शुरू हुआ, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर कंडीशन थोड़ी इम्प्रूव हुई। जो लैंड यूज था वो भी प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी से चल रहा था, जैसे कि वुडन फ्लो होगा, जिसकी वजह से बहुत ही कम स्क्रैच कर पाता था वो सरफेस, जिसकी वजह से क्या होता था, लेबर बहुत ज़्यादा लगता था। और क्रॉप रोटेशन का सिस्टम तो था, बट ये बहुत ज़्यादा इनइफेक्टिव था। जो लैंड है उसको 2 फील्ड्स के अंदर डिवाइड किया जाता था, एक को हम सो करेंगे क्रॉप से और दूसरे को हम खाली छोड़ देंगे, और इसको हम वापस रिपीट करेंगे, और इसके कारण क्या होगा, सॉइल फर्टिलिटी खराब होनी शुरू हो गई, फेमाइन्स आनी शुरू हो गई, मेल न्यूट्रिशन हो गया शुरू। लॉर्ड्स क्या करते थे, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो वो क्या करते हैं पीसेंट्स को कि वो ज़्यादा वर्क करो ताकि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो सकते। पर पीसेंट्स इसके अंदर क्या करते थे, साइलेंटली रेजिस्ट करते थे। वो अपने खुद की लैंड एरिया पर ज़्यादा वर्क करते थे, लॉर्ड के ऊपर नहीं करते थे। वो ज़्यादा अनपेड सर्विस भी नहीं करते थे जो लॉर्ड की उन्हें करनी पड़ती है, बट वो भी उन्होंने करना बंद कर दिया था। धीरे धीरे न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज भी आने शुरू हो गई, जैसे आयरन का जो फ्लो है वो ज़्यादा आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गहराई में तक आप सॉइल को हटा सकते हो। जो सोल्जर हार्नेस है वो यूज़ होना शुरू हो गए। जो पहले जो यूज़ होते थे वो थे नेक हार्नेस, जिसकी वजह से क्या होता था, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता था एनिमल्स को। अब जो सोल्जर हार्नेस है उसकी वजह से ज़्यादा कम फोर्स लगाना पड़ेगा और एफिशिएंटली काम भी हो जाएगा। वाटर और विंड मिल्स भी आना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से लेस लेबर यूज होगा। अब जो सिस्टम था क्रॉप रोटेशन का वो था 3 फील्ड सिस्टम, जिसके अंदर क्या था, हम लैंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक को हम व्हीट और राइस से सो करेंगे ऑटम के अंदर ताकि ह्यूमन उसे खा सके। सेकेंड को हम क्या करेंगे, जो लेग्यूम्स है, ओट्स है, उससे सो करेंगे ताकि वो ह्यूमन के लिए भी हो और एनिमल्स के लिए भी, लोगों के लिए और जो लाइफ स्टॉक है उनके लिए भी हो। थर्ड को हम खाली छोड़ देंगे, और ये धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ और इसकी वजह से हुआ फूड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बट यहाँ पे क्या हुआ कि जो फार्म्स की साइज है वो बहुत कम होने लगी, और इकोनॉमी किसके ऊपर बेस्ड होनी शुरू हो गई, मनी के ऊपर, यानी कि अब मनी बेस्ड ट्रांजैक्शन होने शुरू हो गए। जो सरप्लस फूड होता था ना उसको लोग क्या करते थे, मार्केट के अंदर सेल कर देते हैं, और इसकी वजह से एक नया ऑर्डर आ गया, द 4th ऑर्डर। तो जैसे जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई, पॉपुलेशन ग्रोथ होना शुरू हो गई, ज़्यादा ट्रेड होना शुरू हो गया और टाउन्स आने शुरू हो गए। जो मैन थे उनके लॉन्गर लाइफ स्पैन हो गया, अब वो ज़्यादा देर तक जी सकते थे। ऐसा क्यों, क्योंकि वुमेन उस टाइम क्या था, उन्हें कम फीड किया जाता था एज कम्पेयर टू मैन, तो उनका कंपैरेटिवली कम लाइफ स्पैन था एज कम्पेयर टू द मैन। टाउन्स अब ट्रेड सेंटर्स बनने शुरू हो गए, क्योंकि उस टाइम क्या था, सरप्लस शुरू हो गया फॉर्म होना। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का सरप्लस कौन वो सेल करना शुरू हो गए मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से क्या हुई, एक टाउन बनना शुरू हो गए, मार्केट स्क्वायर्स बनना शुरू हो गए चर्च और रोड के पास। अब लेबर सर्विस की जगह क्या होता था, टैक्स पे करते थे लॉर्ड्स को, और सर्फ्स को भी फ्रीडम मिलना शुरू हो गई। अब अगर एक सर्फ एक दिन और
1 ईयर तक, 1 ईयर और 1 डे तक लॉर्ड को बिना मिले छुप जाए या फिर तो वो फ्री बन जाएगा। तो एक पॉपुलर सेइंग भी थी, टाउन एयर मेक्स फ्री, यानी कि जो टाउन की एयर है वो इंसान को फ्री बना देती है। और सबस के लिए बहुत अच्छा था, सिर्फ उसे 1 साल और 1 दिन ही लॉर्ड से छुप कर रहना होगा। अब गिल्ड्स बनना शुरू हो गए। गिल्ड्स यानी कि एक एसोसिएशन जो प्राइस, क्वालिटी और गुड्स के सेल को कंट्रोल करेगा। गिल्ड्स हॉल्स बनना शुरू हो गए जहाँ पे मीटिंग्स होती थी, सेरेमनीज होती थी। मर्चेंट्स आना शुरू हो गए जो ट्रेड करते थे गुड्स को, बहुत दूर दूर तक भी होता था ये। वेस्ट एशिया, मेडिटेरियन, पूरा वहाँ पे ट्रेड नेटवर्क स्टैब्लिश हो गया और मर्चेंट्स क्या हो गए, वेल्दी होना शुरू हो गए और वो नोबिलिटी को राइवल करने शुरू हो गए, नोबिलिटी के बराबर आना शुरू हो गए। अब जैसे जैसे मर्चेंट्स के पास ज़्यादा पैसे आए ना, उन्होंने लार्ज लार्ज चर्चेस को बनाने के लिए क्या दिया, डोनेशन दिया, ताकि वो अपनी वेल्थ को दिखा सके। एक कैथेड्रल्स बन गए। कैथेड्रल्स यानी मैसिव चर्चेस, बहुत बड़े बड़े चर्चेस जो क्या करते थे, बहुत टाइम लगाते थे, बट रिलीजियस सेंटर्स भी होते थे और इकोनॉमिकल हब्स भी होते थे। एक पिलग्रिमेज साइट बन गई थी। ये ऐसे डिजाइन किए जाते थे कि जो प्रीस्ट की वॉइस है ना बहुत आराम से सुनाई दे हर इंसान को, बेल्स का साउंड भी हर इंसान को सुनाई दे, ताकि वो प्रेयर करने के लिए आ सके। स्टेन्ड ग्लास विंडोज थी यहाँ पे, ताकि सनलाइट अंदर आ सके डे टाइम में और बाहर भी जा सके एट नाइट। अब जो 14th सेंचुरी है उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा क्राइसिस आई। 13th सेंचुरी तक तो क्या था, वार्म समर्स थे, बट अब क्या होने लगा, कोल्ड विंटर्स आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से क्रॉप्स का जो सीजन था वो बहुत कम होने लगा। सॉइल डिग्रेडेशन होना शुरू हो गया और हार्श कंडीशंस आने लगी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई, फेमाइन्स आने लगी, मैसिव डेथ होने लगी, जो कैटल पॉपुलेशन है बहुत कम होने लगी। जो सिल्वर माइंस जो ऑस्ट्रिया और सर्बिया के अंदर है वो कम होने लगी और उसकी वजह से सिल्वर कंटेंट बहुत कम होने लगा। और इसकी वजह से क्या हुआ, करेंसी के अंदर सिल्वर की इंस्टेबिलिटी आ गई। ब्लैक डेथ जिसको हम बोलते हैं बुबोनिक प्लेग, इसके अंदर क्या हुआ था, जो शिप्स आ रही थी ट्रेडिंग से, मतलब जो यूरोप है वो ट्रेड करता था तो एशिया और वहाँ पे जाता था, और उसके अंदर क्या हुआ, जो इन्फेक्टेड रैट्स है वो आने लगे, तो उसकी वजह से प्लेग स्प्रेड होने लगा पूरे यूरोप के अंदर और 20% जो यूरोपियन पॉपुलेशन है वो खत्म हो गई। सिटीज सबसे ज्यादा हिट हुई थी यहाँ पे। इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या हुआ, जब पॉपुलेशन कम है और काम बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, वेज लेबर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लेबर का प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ेगा और एग्रीकल्चर प्राइसेस बहुत कम होगा। जो इनकम है लॉर्ड्स की वो बहुत ही कम हो जाएगी। इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या हुआ, पीजेंट्स ने बहुत ज्यादा रेजिस्ट किया, वो चाहते थे कि फेडरलिज्म खत्म हो जाए, तो उन्होंने क्या किया था, अपनी मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्ट्स हटा दिए थे। अब लॉर्ड्स ने क्या किया था कि इतना सब कुछ हो रहा है तो उन्होंने बहुत जल्दी में थे वो कि उन्होंने मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्ट्स हटा दिए और अपने लॉस को कवर करने की शुरुआत कर दी, जिसकी वजह से पीसेंट्स ने काफ़ी रेजिस्ट किया और बहुत सारे रिवॉल्ट्स हुई। 1323 के अंदर, 1358 के अंदर, 1381 के अंदर, और इन रिवॉर्ड्स को बहुत ज़्यादा क्रश कर दिया गया था, बट फिर भी जो फेड्यूल सिस्टम था वो पूरी तरह नहीं वापस लाया नहीं जा सकता। और इसका फ़ायदा किसने उठाया था, किंग्स ने। जो किंग था लुइस 11 फ्रांस का, मैक्सिमिलियन 1 ऑस्ट्रिया का, हेनरी 7 इंग्लैंड का और इजाबेल और फेड्रिनाथ स्पेन की, उन्होंने क्या किया था, अपना रूल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया था। एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, नेशनल टैक्सेशन, प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी और एक फेडरल ऑब्लिगेशन आ गई थी। और मोनार्की ने क्या किया था, डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया था पॉपुलेशन के अंदर। प्रोफेशनल इन्फेंट्री आ गई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए थे जिसने फेडरल लीव्स को एकदम हटा दिया था। और इसके अंदर भी बहुत सारे रिबेलियंस हुए थे, 1497, 1536, 1547, 1590, 1549, 1553, बट इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। जो टैक्स है, जो रॉयल अथॉरिटी है और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये तो बढ़ रहे थे। जो लेसर नोबल्स थे, जो लोकल असेंबलीज के मेंबर थे, उन्होंने इसको काफ़ी रेजिस्ट किया, क्योंकि इसके अंदर जो किंग्स था उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। रिलीजियस वार्स भी होने लगी और इसके अंदर वार्स के अंदर क्या होता था, रॉयल प्रिविलेजेस और रीजनल लिबर्टीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या होती है, लड़ाई होती थी। नोबिलिटी ने बहुत ज़्यादा टेक्टिकल शिफ्ट किया। पहले तो वो इसके एकदम खिलाफ थे, पर धीरे धीरे इसके फेवर में या लॉयल्स बन गए इसके अंदर में क्या था, एक
रॉयल एब्सोल्यूटिज्म था, यानी कि एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फेड्यूलिज्म है। पावर तो इनके पास ही रहनी। अब किंग क्या थे, एकदम पिरामिड के पहले क्या था, 3 ऑर्डर्स थे, उसके ऊपर किंग थे। अब क्या थे, वो एक सेंटर बन गए थे। इसके अंदर क्या था, एक पैट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप था, यानी कि अगर पैसा दोगे तो आपका काम हो जाएगा। गिव एंड टेक रिलेशनशिप था। पैट्रनेज एक मीन्स बन गया था कॉपरेशन का, मतलब अगर आपको कॉपरेशन चाहिए ना तो आप कुछ दो हमें, उसके बदले आपको कॉपरेशन मिल जाएगा। अब इसके अंदर क्या था, मर्चेंट्स और बैंकर्स ने बहुत ज़्यादा एक्सेस किया था कोर्ट को। उन्होंने मनी दिया था किंग को, जो सोल्जर्स को पे करने के लिए यूज़ किया जाने लगा। अब फ्रांस और इंग्लैंड की हिस्ट्री की भी बात करें तो जो लुइस 13 था ना फ्रांस का, 1614 के अंदर उसने रूल किया था। तो ईस्ट स्टेट जनरल एक असेंबली होती है जिसके अंदर 3 हाउसेस होते हैं, क्लर्जी, नोबिलिटी और बाकी जो पीजेंट्स है, कॉमन पीपल है, उनके लिए रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें। तो इसको है ना, उसके बाद में किसी ने सम्मन किया नहीं, उसको बुलाया ही नहीं 3 हाउसेस को। और 1789 के अंदर क्या हुआ था, एक रिवॉल्ट हुई थी जिसके अंदर यहाँ इन्हें बुलाया गया, बट इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट कर दी इन्होंने और किंग को एकदम हटा दिया। अब इंग्लैंड के अंदर कुछ अलग ही हो रहा था, क्योंकि वहाँ भी था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के पहले भी एंग्लो सेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा काउंसिल होती थी, जिसके अंदर किंग को कंसल्ट करना पड़ेगा इम्पोज करने से टैक्स पहले। और उसके अंदर क्या था, एक पार्लियामेंट सिस्टम था जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट, अभी वो उस टाइम था वहाँ पे, जिसके अंदर हाउस होगा लॉर्ड का, और लॉर्ड्स होंगे, क्लर्जी होगा और हाउस ऑफ कॉमन होगा, जिसके अंदर वो टाउन्स और रूरल एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे। जो चार्ल्स वन है जिसने 11 साल तक रूल किया, उसने पार्लियामेंट को बुलाया ही नहीं। जब उसको बुलाने के लिए मजबूर हो गया, जब उसको मनी चाहिए होता था, तब पार्लियामेंट की एक सेक्शन ने उसके खिलाफ वार लॉन्च कर दी थी और उसको बाद में एग्जीक्यूट कर दिया गया और इंग्लैंड को एज अ रिपब्लिक बना दिया गया। बट फिर भी मोनार्की वापस रिस्टोर हो गई थी। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पर अगर आपको इस चैप्टर की डिटेल नोट्स चाहिए, सो यू कैन चेक आउट माई वेबसाइट, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स।